डियर स्टूडेंट, आज देखते हैं हम लोग सेल साइकिल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को माइटोसिस और मियोसिस में विभाजित कर सकते हैं। सेल डिवीजन होता है दो प्रकार का होता है, मतलब एक तो माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। जो माइटोसिस होता है वो जनन कई कोशिकाओं में होता है और जो मियोसिस होती है वो जनन कोशिकाओं में होता है। डिवीजन के दो प्रकार हैं। इसको अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कुछ निम्नलिखित पॉइंट है, जिसमें एक है जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, और दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐतिहासिक विवरण। दूसरा पॉइंट है सेल डिवीजन, तीसरा पॉइंट है सेल डिवीजन, दूसरा पॉइंट है सेल साइकिल, तीसरा पॉइंट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में दो प्रकार की घटनाएं घटती है, जिसका कि हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जो क्रोमोसोम है जो भी सेल में है ना, वो बराबर मात्रा में आधे आधे बढ़ जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो आधा आधा बढ़ जाता है। इस तरह से दोनों बढ़ने के कारण एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाती है। चौथा है इसका इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन क्या है वो देखेंगे। अब देखते हैं माइटोसिस का मतलब क्या होता है। तो माइटोसिस का मतलब होता है, माइटोस मतलब थ्रेड, सिस का मतलब है फेज, मतलब थ्रेड लाइक अवस्था जो आती है किसी सेल में, उस कारण इसका नामकरण पड़ा माइटोसिस। सामान्य परिचय में देखते हैं 1835 में जर्मन के बॉटनिस्ट थे ह्यूगो वॉन मोल। उन्होंने किसी भी सेल में मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो पहली बार डिस्क्राइब किया था। उन्होंने जो बताया था ऑर्गेनिज्म लेके, उसका नाम था क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा। ये एक्चुअल ग्रीन एल्गी है और उन्होंने यहीं पर मल्टीप्लिकेशन देखा था। फिर इसके बाद 1838 में एमजे स्लाइडेन ने यह बताया कि जो सेल है मल्टीप्लिकेशन अपने आंतरिक कारणों से करती है। यही बात फिर आगे जो है एनिमल सेल्स में फ्रॉग रेबिट और केट की कॉर्निया सेल में सबसे पहले मेजेल ने देखा था, जो कि पोलैंड के हिस्टोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एनिमल के केस में पहली बार फ्रॉग रेबिट कॉर्निया केट की कॉर्निया सेल में देखा था। 1873 में जर्मन के जूलॉजिस्ट थे ओटो बुस्चली। उन्होंने इस बात को पब्लिश कराया था कि ये चीज जो है निमेटोड्स में भी देखी गई है। माइटोसिस जो शब्द है, यह शब्द देने वाले जो थे, इनका नाम था डब्ल्यू फ्लेमिंग, और यह उन्होंने दिया था 1882, जो कि ग्रीक वर्ड माइटोस, जिसका मतलब होता था रेप थ्रेड, वहां से लिया हुआ था। अन्य और भी इस तरह के नाम जो आए थे प्रोसेसेस के, तो उसमें जो था कैरियोकाइनेसिस, वह टर्म जो था न्यूक्लियर डिवीजन के लिए दिया गया था 1878 में स्लीचर द्वारा। और इसके बाद जो इक्वेशनल डिवीजन है, इसको उन्होंने अगस्त विजमैन ने 1887 में बताया था। जो माइटोसिस वर्ड है, एक्चुअली ब्रॉड सेंस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को दोनों को लेके बोला गया है। मतलब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को जब हम इकट्ठा रूप से बोल रहे हैं तो हम उसको एक वर्ड में बोल सकते हैं माइटोसिस। जो इक्वेशनल डिवीजन है, एक्चुअली मियोसिस की जो सेकंड अवस्था है, मियोसिस सेकंड है,
उसके लिए आया था और यह कॉमनली यूज किया जाता है अब उसके लिए, सेकंड के लिए इक्वेशनल डिवीजन। अब देखते हैं सेल साइकिल। ये सेल साइकिल है और इसका स्टार्ट यहाँ से मानते हैं, जैसे ये दिखाया हो, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये जो है इतना हिस्सा, ये आपका इंटरफेस है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं जो जीवन फेज है वो काफ़ी लंबे समय चलती है, जैसे कि 6 से 12 घंटे, और उसके बाद सिंथेटिक फेज आती है, या जिसको हम रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं, ये 3 से 4 घंटे करीब चलती है। और G2 फेज जो है करीब करीब 6 से 8 घंटे चलती है। और ये जो है माइटोटिक फेज, या इसको हम डिवीजन फेज भी कहते हैं, ये 1 घंटा चलती है। यानी ये समय का इस तरह से रेशो है, ठीक है। तो जीवन फेज जो है वो ग्रोथ फेज, उसके बाद है सिंथेटिक फेज, डीएनए की सिंथेसिस होती है, और थर्ड है G2, इसको हम ग्रोथ फेज ये कहते हैं, जिसमें कि माइटोसिस की तैयारी होती है। तो जीवन फेज जो है वो डीएनए सिंथेसिस की तैयारी करता है, और जो G2 फेज है वो माइटोसिस की तैयारी करता है। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस होती है यहाँ पर। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोडक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल वेसिकल आदि का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोलस टीआरएनए बनाता है, इसके साथ साथ आरएनए एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सेल की मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहती है, कंट्रोल जो कि एंजाइम द्वारा कंट्रोल होती है। सेल ग्रोथ यहाँ होती है, और जो सब्सटेंसेस हैं वो तैयार होते हैं जो ज़रूरत होते हैं सिंथेटिक फेज के लिए। रेप्लिकेशन, सिंथेटिक फेज में रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन बनती है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन बनती है, और क्रोमेटिन की सिंथेसिस होती है। ईच क्रोमोसोम हैज बिकम 2 क्रोमेटिड्स, और एक क्रोमोसोम के दो, एक क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होने से उसके साथ में सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है। तो अब 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम दिखाई देता है हमको सिंथेसिस होने के बाद। इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस होती है G2 फेज में। डिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। इंक्रीज इन एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर होती है। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और नेसेसरी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, यानी छोटा होना होता है। अब देखते हैं ये सेल जो है इंटरफेस की अवस्था की है, और यहाँ हम देखते हैं कि सेंट्रियल, तो जो एनिमल सेल्स में होते हैं केवल, ये पेयर में इधर रखे यहाँ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेट और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। इस तरह सामान्य जो किसी सेल को हम देखते हैं तो सामान्य अवस्था में जब पढ़ाई रहती है तो उसको बोलते हैं इंटरफेज में। इंटरफेज से डिवीजन फेज में आने के लिए G1 एस फेज और G2 फेज आनी होती है। तो ये जो तीनों फेज है, यह डिवीजन के लिए जो ग्रोथ करती है, उसके बाद जो सिंथेसिस जब हो जाती है डीएनए की, या कहना चाहिए एक क्रोमोसोम के दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड बन जाता है, तब नेसेसरीली सेल डिवीजन होता है। यह देखते हैं सेल, यहाँ पर ये सेल डिवीजन में प्रोफेज की अवस्था है। यहाँ पर देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, देखिए ये डिसअपियर हो रही है, टूटती जा रही है, और क्रोमोसोम फॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू होने लग गया है। यहाँ क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो पहले क्रोमेटिन नेट दिखाई दिया था अपने को, और ये सेल मेम्ब्रेन तो है ही है। आगे चलते हैं अगला फेज। अब ये देखते हैं तो लेट प्रोफेज की अवस्था है ये, जिसमें ये लगभग क्रोमोसोम बन चुके हैं। देखिए ये इस तरह से बन गए हैं ये, और सेल के न्यूक्लियर एनवेलप भी बहुत ज़्यादा हास हो चुका है, हम जस्ट डिसअपियर होने वाला है। तो प्रोफेज में
धीरे से ये चीज़ होने के साथ-साथ न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पर नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर स्पिंडल फाइबर भी बनने लगते हैं। धीरे-धीरे क्रोमोसोम जो है कंडेंस होके, इकट्ठे होके छोटे से रूप में आ जाते हैं। साइज़ छोटा होते जाता है उनका। यह अवस्था जो है जिसको हम मेटाफेज़ के नाम से जानते हैं। मेटाफेज़ में ये जो इक्वेटर प्लेट है, यहाँ पर क्रोमोसोम जम चुके हैं, ठीक है? और क्रोमोसोम जो हैं वो बाहर की ओर इस तरह से बड़े साइज़ के और भीतर के अंदर इस तरह से छोटे साइज़ के क्रोमोसोम जमते हैं। क्रोमोसोम का आकार हर किसी जीव में अलग-अलग होता है, जिसको कि हम क्रम से जमाते हैं तो हम उसको बोलते हैं आइडियोग्राम या कैरियोग्राम कहते हैं। तो जो छोटे क्रोमोसोम है साइज़ में, जिनके आर्म छोटे हैं, वो बीच में आते हैं और बड़े क्रोमोसोम इक्वेटर के पेरिफेरी में लगे रहते हैं इस तरह से। यहाँ पर इस तरह दिखाया हुआ है कि स्पिंडल फाइबर कैसे लगे रहते हैं, तो ये बड़ा उसका रूप है। तो ये जैसे क्रोमोसोम है, मेटाफेज़ का क्रोमोसोम है ये। तो ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है और दूसरी ये क्रोमेटिड है। दोनों में जो काइनेटोकोर है यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर आके लगा और एक यहाँ लगा। इस तरह से लगा है, तो ये मेटाफेज़ की अवस्था में इस तरह से इक्वेटर पे जम जाते हैं और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाता है, जो कि दूसरे साइड पर सेंट्रियोल पर अटैच होता है। तो दोनों पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले हिस्से में जहाँ की प्रोटीन लग चुकी है, जिसको हम काइनेटोकोर कहने लगते हैं, वहाँ आके अटैच हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यह एनाफेज़ की अवस्था है, जिसमें कि क्रोमोसोम जो है अब अपने ध्रुवों की ओर चलने लग गए हैं। तो इस तरह से एक तरफ आधे क्रोमोसोम और दूसरी तरफ इस तरह से आधे क्रोमोसोम। तो ये इसकी पहचान है एनाफेज़ में कि ये यहाँ इक्वेटर से दोनों दिशाओं में क्रोमोसोम चलने लगते हैं, सरकने लगते हैं। ये ध्रुव की ओर गतिमान होने लगते हैं और उसका कारण होता है स्पिंडल फाइबर का संकोचन होना। इस तरह से आगे देखते हैं। इस तरह से अब ये क्रोमोसोम अलग-अलग दिशाओं में जाके इकट्ठे हो चुके हैं और धीरे से वही स्थिति चालू होती है कि न्यूक्लियर एनवेलप फिर बनने लगता है, न्यूक्लियोलेमा, है ना? इस तरह से टुकड़ों में इस तरह से धीरे-धीरे बनने लगता है और दूसरी तरफ भी इस तरह से बनने लगता है। तो ये टेलोफ़ेज़ की अवस्था है, जबकि क्रोमोसोम ध्रुव पर इकट्ठा हो चुका है। और सेम ये जो टेलोफ़ेज़ अवस्था है, प्रोफ़ेज़ की उल्टी अवस्था है। मतलब जिस तरह से प्रोफ़ेज़ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो रही थी, न्यूक्लियोलस खत्म हो रहे थे, यहाँ पर उल्टा होता है। न्यूक्लियोलस बनना शुरू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है और आगे इसके बाद जो है अवस्था आती है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि एनिमल सेल में तो इस तरह से नॉच या कहना चाहिए कंस्ट्रिक्शन निकलता है इस तरह से, और सेल जो है 2 भागों में धीरे-धीरे ये नॉच बढ़ के आगे आपस में मिल जाता है। इस तरह से मिल जाएगा यहाँ, तो मिलने से ये एक सेल बन जाती है, एक डॉटर सेल, और दूसरी ये डॉटर सेल बन जाती है। जबकि प्लांट के केस में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन का कार्य शुरू होता है। यहाँ पर धीरे-धीरे टुकड़े जमा होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और उसके ऊपर डिपोजिशन शुरू होता है प्राइमरी सेल वॉल का, और इस तरह से 1 से 2 सेल बन जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से पूरी बन चुकी हुई होती है, इस तरह से, जबकि पहले वो टुकड़ों में थी, अभी पूरी तरह से बन चुकी होती है। और धीरे-धीरे एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन चुके होते हैं। यह ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जिसका सोर्स लिए common.wikimedia.org से। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से प्याज के रूट टिप की हमें
स्लाइड जब दिखती है तो कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे ये अवस्था हम कहेंगे मेटाफेज की है, ये अवस्था एनाफेज की है, और ये लेट प्रोफेज की है, ठीक है। और यहाँ पर जो सभी जो दिख रहे हैं इस तरह की, ये प्रोफेज की अवस्था है, ये वाली। यहाँ हमें देखने को मिलता है इस तरह से बन चुकी होती है आपका। यहाँ पर टेलोफेज दिखाई नहीं दे रही उतनी अच्छे से, लेकिन ये दिख रही है कुछ, ये वाली है, ये वाली। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन सी सेल की अवस्था है यहाँ पर। ये जो लिंक है यहाँ पर आपको एक्चुअल में जो सेल डिवीजन घटित होता है सेल में, उसका यहाँ से वीडियो देख सकते हैं आप। Thank you for watching this video. Dr. Van Kosley request you to subscribe this channel, request you to press the black bell icon, request you to comment and share, send email for your required videos. Thank you.